ऑफ लर्नर्स, दिस इज निकिता। और जनवरी 2018 को पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ का चूना लगा के नीरव मोदी रातों रात पहली फ्लाइट पकड़ के लंदन भाग गए। बट इंडिया से लंदन भागने वाले ये पहले भगोड़े नहीं है। अब तक 5,500 लोग इंडिया से भागकर लंदन गए, जिनमें विजय माल्या, IPL फ्रॉड वाले ललित मोदी, यहाँ तक कि 2002 के गुजरात रायट के टेररिस्ट टाइगर हानिफ भी शामिल है। लेकिन ये सब भाग के लंदन ही क्यों जाते हैं और लंदन इन क्रिमिनल्स को अपने यहाँ पे क्यों रहने देती है? जबकि 1992 में यूके और इंडिया के बीच एक एक्स्ट्राडिशन थ्योरी साइन हुई थी, यानी अगर कोई क्रिमिनल इंडिया से यूके या यूके से इंडिया आता है तो दोनों देशों की सरकार उस क्रिमिनल को वापस उस दूसरे देश में भेज देगी। लेकिन इतने सालों में अब तक यूके ने बस 2 ही क्रिमिनल्स को इंडिया में वापस भेजा है। आखिर क्यों यूके की सरकार इन क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को वापस इंडिया नहीं भेज रही? क्या इसमें यूके का भी कोई फायदा है? अब इसके अलावा क्या आपको पता है कि इंडिया से भागे हुए भगोड़े जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सारे लोग लंदन में एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। यस, ये सारे क्रिमिनल्स का लंदन में बहुत बड़े बड़े बंगले, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, जिनका मंथली रेंट ही 17 से 20 लाख रुपए है। तो अब क्या आपको ये नहीं जानना कि इन क्रिमिनल्स की लंदन में इतनी आलीशान लाइफस्टाइल कैसी दिखती है और इनकी ये आलीशान लाइफस्टाइल ऐसे कैसे है? एंड अनदर क्वेश्चन, इस पूरे सिचुएशन के बारे में हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? सो वेल लर्नर्स, आज के वीडियो में हम बिल्कुल यही जानेंगे कि क्यों लंदन क्रिमिनल्स का एक पैराडाइज बन चुका है। लेट्स फाइंड आउट। सो वेल, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये भगोड़े लोग भाग भाग के लंदन ही क्यों भागते हैं? वेल, इसके सबसे पहला कारण है यूके का लीगल सिस्टम। नंबर 1, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यूके के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से अगर उनके देश में कोई भी ऐसा माइग्रेंट या रेफ्यूजी है जिससे खुद के देश में फांसी मिलने वाली है या उस पर कोई भी तरीके का टॉर्चर होने के चांसेस है, तो यूके उसे वापस नहीं भेज सकता है। नंबर 2, आइडेंटिकल लॉज। इंडिया और यूके के लॉज काफी हद तक सिमिलर है, इसीलिए ब्रिटिश लॉयर्स को अपने क्रिमिनल क्लाइंट्स को बचाने के लिए अलग से इंडिया के सारे लॉज को स्टडी नहीं करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसी चीज का और ब्रिटिश के ह्यूमन राइट्स के फायदा उठा के विजय माल्या के केस के दौरान कोर्ट में उनके लॉयर्स ने ये कहा कि इंडिया के जेल्स बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे ना तो कोई नेचुरल सनलाइट आती है और ना ही वहाँ पे कोई प्रॉपर टॉयलेट्स की सुविधा है। सिर्फ इस चीज की बेसिस पर यूके ने माल्या को इंडिया में वापस नहीं भेजा। इसके अलावा नीरव मोदी के लॉयर्स ने भी इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये कहा कि इंडिया में इंडिया के कई सारे पॉलिटिशियंस अपने रैलीज में नीरव मोदी का नाम को उछाल के लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहे और इसीलिए उसे वहां भेजने में उसकी जान को खतरा है। अब यूके के सपोर्टिव कोर्ट्स के अलावा लंदन में भागने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है गोल्डन वीजा। यूके इन भगौड़ों को गोल्डन वीजा देती है जिससे वो पूरे देश में कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए। अब इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री उन्हें एक ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिलता है जिससे वो 170 देशों में विदाउट वीजा जा सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं। हाँ, बट उसकी एक छोटी सी रकम उन्हें चुकानी पड़ती है, विच इज सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़, जो इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ ही है। अब इसके अलावा यूके में भागने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इनएक्शन, यानी कोई भी एक्शन नहीं लेना। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी या FTA यूके में आने जाने वाले हर पैसे को रेगुलेट करता है, बट करप्शन वॉच के अनुसार 2007 से लेकर अब तक उन्होंने एक भी ब्लैक मनी के केस को रिपोर्ट नहीं किया है। पूरी दुनिया से FDA पर काफी प्रेशर आया है, पर फिर भी वो इन क्रिमिनल्स को कानूनी जांच से बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आज ये भगोड़े करोड़पति लंदन में एक बहुत ही सुकून और आलीशान भरी जिंदगी जी रहे हैं। अब विजय माल्या को ही देख लो। लेकिन एक सेकंड, विजय माल्या की लाइफस्टाइल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बायनामो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। बायनामो एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है और यहाँ पे आपको बिग कंपनीज के एसेट्स में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें इनके एसेट्स की वैल्यू को फोरकास्ट करनी होती है कि समय के रिगार्डिंग इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अब देखो, मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लग रहा है कि यहाँ पे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसीलिए मैंने 700 रुपीज का फोरकास्ट अप पे कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब इसको हम इजीली 24 आवर्स के अंदर अपने बैंक या फिर पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। अब वैसे तो इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन मेरा प्रोमो कोड यूज करते ही आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनामो डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा पूरे के पूरे 65,000 रुपीज अपने डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए। सो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बायनामो ट्रेडिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलो जानते हैं विजय माल्या आज कहाँ पे है और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये जनाब फिलहाल यूके के टेविन गांव में इस 100 करोड़ के आलीशान बंगले में रह रहे, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये अपने रोल्स रॉयस में बैठ के लंदन के बड़े से बड़े क्लब्स में हर दफा घूमते हुए दिखाई देते हैं। यानी इन शॉर्ट ही स्टिल द किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन अब जरा इस वीडियो पर गौर फरमाइए। Applied for political asylum, that's all I want to know. Can you confirm that? Sorry, no comment.
इसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इस आदमी ने इंडिया के लोगों के 13,000 करोड़ रुपए चुराए हैं। यस, नीरव मोदी जो इंडिया के मोस्ट वांटेड के लिस्ट में आता है, वो आज लंदन में एक 3 BHK में रहता है, जिसमें एक महीने का रेंट 17 लाख रुपीस है। इनफैक्ट यूके की सरकार ने नीरव मोदी को एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी दे दिया, जिससे उसने लंदन में अपना खुद का एक डायमंड का बिजनेस खोल दिया। एंड माइंड यू, रिटायरमेंट के बाद इस नंबर के कारण उम्र भर उसे पेंशन भी मिलेगी। बट सबसे ऐशो आराम की जिंदगी तो IPL के फाउंडर ललित मोदी जी रहे। वो लंदन में एक 7,000 स्क्वायर फीट के लग्जूरियस मैंशन में रहते हैं, जहाँ पे 5 फ्लोर्स, 14 कमरे और एक बिल्ट इन लिफ्ट भी है, जिसका रेंट केवल 20 लाख रुपए पर महीने है। और यूके की सरकार तो इन्हें परमानेंट रेसिडेंसी मतलब यूके का नागरिक घोषित करने के लिए भी तैयार है, अगर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर ले तो। रिक्वायरमेंट बस सिर्फ इतनी है कि 2 करोड़ रुपए भरो और एटलीस्ट 10 एम्प्लॉइज को हायर कर लो, फिर पूरी लाइफ झिंगा लाना। जो ललित मोदी के लिए अभी कुछ कम नहीं है। लेकिन मेन सवाल तो ये आता है कि यूके की सरकार इनके लिए इतना क्यों कर रही है? वो इन क्रिमिनल्स को इंडिया के हवाले क्यों नहीं करना चाहती? यूके का इसमें क्या फायदा है? वेल, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स की तरह एक ही है, पैसा। ये सारे लोग भले ही दुनिया भर के कर्जे में क्यों नहीं है, पर ये फिर भी करोड़पति है, जो लंदन में आते वक्त अपने साथ करोड़ों रुपए के कैश लेकर आए थे। और यूके पहुंचने के बाद उन लोगों को अपना ये सारा पैसा यूके के बैंकों में या यूके के आइलैंड्स पर रखना होता है। डॉइचे बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से 2006 से 2015 के बीच यूके को पूरे 1300 करोड़ रुपए इन भगोड़े करोड़पति और क्रिमिनल से आए थे। और अब क्योंकि यूके अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए जब कोई भी क्रिमिनल करोड़पति यहाँ पे आके कंपनीज खोलने की बात करता है, तो यूके उन्हें खुशी खुशी अपना देता है। और सिर्फ अपना ही नहीं देता, बल्कि उनके लिए तो टैक्सेस को भी कम कर देता है। लेकिन ये कंपनीज भी कोई जेन्युइन बिजनेस नहीं चला रहे, बल्कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली बस एक मशीन होती है। बट नाउ द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए? वेल, नंबर 1, अपडेटिंग द सिस्टम्स। नवंबर 2019 में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक स्टेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स ने टोटल 95,000 करोड़ के स्कैम्स रिपोर्ट किए। बस 6 महीने में 95,000 करोड़ के स्कैम्स। और ये सब का इल्जाम और किसी को नहीं बल्कि करप्शन और आउटडेटेड बैंकिंग सिस्टम्स को ही जाता है। नीरव मोदी के केस में भी इल्जाम इन्हीं चीजों को दे सकते हैं, क्योंकि उसकी कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी मैनेजर को रिश्वत दी थी और उस इंसान ने बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग दे के लोन को प्रोसेस कर दिया। मतलब लोन्स देने के पहले बैंक्स को ये एनालाइज करना होता है कि जो इंसान लोन को ले रहा है उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्या उसने पहले भी कोई लोन्स को लेकर उसे समय पर चुकाया था, और क्या ये अभी जो लोन ले रहा है उसे समय पर चुका पाएगा या नहीं। नीरव मोदी के केस में बैंक्स को बाद में पता चला कि उसके कंपनी के अगेंस्ट ऑलरेडी पहले से ही 1123 फ्रॉड रिपोर्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड इस पूरे सिचुएशन के दौरान पंजाब नेशनल का बैंक सिस्टम स्विफ्ट सिस्टम से इंटीग्रेटेड यानी कनेक्टेड नहीं था। स्विफ्ट एक बैंक टू बैंक मैसेजिंग सिस्टम है, जहाँ पे बैंक्स हर ट्रांसफर और पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। तो अगर पंजाब नेशनल बैंक का सिस्टम स्विफ्ट से कनेक्टेड होता तो लोन इशू करते ही उसके अगेंस्ट जितने भी फ्रॉड के केसेस थे यानी नीरव मोदी के अगेंस्ट, वो उसे अलार्म बजाते ही उस बारे में स्विफ्ट का सिस्टम अलार्म बजा के पंजाब नेशनल बैंक को बता देता। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके सिस्टम्स को अपडेटेड रहने की जरूरत है और टाइम टू टाइम सरकार को भी चेकअप करते रहना चाहिए। दूसरी चीज जो भारत को करनी चाहिए अपने आप को इन फ्रॉडस्टर से बचाने के लिए, वो है अपने लॉज को चेंज करना। अब देखो, हम इंडियंस की ना एक प्रॉब्लम है, हम कुआं तब खोदते हैं जब आग लगती है। मतलब ऐसे सारे फ्रॉड के केसेस बढ़ने के बाद ही सरकार ने इन पर लॉज बनाए। नीरव मोदी के केस के बाद पार्लियामेंट में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का एक बिल पास हुआ। फिर 2017 में एक लॉ पास हुआ जो कंपनीज के अंदर के लेयर्स को लिमिट करता है और साथ ही कंपनी के सब्सिडीज को भी लिमिट करता है। इसके अलावा सरकार ने और भी नई एजेंसीज बनाई हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन। अब लेकिन इन सारे लॉज और एजेंसीज होने के बावजूद 2021 में 7,400 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए गए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है, क्योंकि 2020 में फ्रॉड के 8,700 केसेस रिपोर्ट हुए थे। पर देखा जाए तो ये चेंज इतना भी बड़ा नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का। यानी लॉज तो बन जाते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन फ्रॉड के केसेस में जल्दी और स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने नरेश गोयल के केस में लिए थे। नरेश गोयल और उसकी वाइफ दुबई एमिरेट्स का फ्लाइट पकड़कर फरार होने ही वाले थे कि टेक ऑफ के कुछ टाइम पहले ही उन्हें फ्लाइट से तुरंत उतारा गया कि गवर्नमेंट को जेट एयरवेज की इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना था। तो इसीलिए ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट अगर क्विक एक्शंस ले तो फ्रॉडस्टर्स को देश को छोड़ने से पहले ही पकड़ा जा सकता है। अब तीसरी चीज जो भारत कर सकता है वो है प्रेशर का यूज करना।
अब यूके ने ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि और कई सारे देशों के साथ बनाई है, जिसमें से एक है अमेरिका। बट जब अमेरिका ने यूके की सरकार से लंदन में छुपे हुए 130 क्रिमिनल्स को वापस भेजने को कहा, तब उनमें से 120 को वहाँ पे भेज दिया गया। सिर्फ 10 रिक्वेस्ट ही डिनाई की गई थी, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है जिसका इकोनॉमी ज्यादा है, जिस वजह से उनका यूके पर ज्यादा ग्लोबल प्रेशर पड़ा। तो अब यहाँ पे या तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को बढ़ा के यूके पर दबाव बना सकता है, या तो इंडिया को इन क्रिमिनल्स पर इतना स्ट्रॉन्ग केसेस बनाने होंगे कि यूके को ना चाहते हुए भी उन्हें वापस भेजना पड़े। स्ट्रॉन्ग केसेस मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक ये जितने भी क्रिमिनल्स थे उन पर इन्वेस्टिगेशन तो शुरू थी, लेकिन वो कन्विक्टेड नहीं थे। लेकिन अब अगर सीधे तीर से भी निशाना नहीं लगता तो शायद हमें रशिया की तरह तीर को मोड़ना हो। रशिया की सिचुएशन भी इंडिया की तरह ही थी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी यूके रशिया के इन क्रिमिनल्स को वापस नहीं भेज रहा था। अब ये सिलसिला काफी टाइम तक चला, फिर उस लिस्ट में से 3 लोग अपने घरों में ही मरे हुए पाए गए। अब उनके साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद रशियन क्रिमिनल्स का लंदन मांगना बिल्कुल बंद हो गया। तो अब ये थे वो सारे स्टेप्स जो भारत कर सकता है इन भगोड़ों को वापस भारत लाने के लिए और इन्हें मजा चखाने के लिए। अब आपको क्या लगता है इन सारे स्टेप्स में से भारत को कौन सा स्टेप करना चाहिए? आपके जो भी आंसर्स है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया, इससे कुछ भी नया सीखने मिला, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसी फन यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गट्स को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन में दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।